हेलो एवरीवन, मैं हरवीर कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। इसके प्रीवियस पार्ट्स में हम ऑलरेडी हेरिडिटी के बारे में, मेंडेलियन प्रोसेस के बारे में और एवोल्यूशन की जो इंट्रोडक्शन है, स्पीसिएशन वगैरह के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन और फॉसिल्स के बारे में बात करेंगे। एविडेंस हमें कैसे पता चलता है कि जो एवोल्यूशन हुई है, पहले कैसे ऑर्गेनिजम्स थे और अब कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, या जो डायनासोर्स हैं वो पहले एग्जिस्ट करते थे, जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं उनके बारे में कैसे पता चलता है। सो देयर आर सर्टेन एविडेंसेस फॉर दैट। और ये दो तरह की कैटेगरी में हम इन एविडेंसेस को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, जब हम रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स स्टडी करते हैं, जैसे हमने वेल का एग्जांपल लिया था, तो डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, मैमरी ग्लैंड्स जो है वो मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक स्पीशीज है और वेल्स में भी वो प्रेजेंट है, तो हमने उसे मैमल्स की कैटेगरी में रखा। तो इसी तरह से हम ग्रुप्स जो हैं ऑर्गेनिजम्स के, उनको उनके फिजिकल फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले हैं उन्हें हम एक ग्रुप में प्लेस करते हैं, और जिनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें हम अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस करते हैं। सो बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस किया जाता है, और उसके हिसाब से उनकी जो एवोल्यूशन है, उनके रिलेशनशिप से उन्हें स्टडी किया जाता है। सबसे पहले हम ऑर्गन्स की बात करेंगे। ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गन्स हैं इन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स और एक होते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। होमो मीन्स एक जैसे। ओके, हम एनालॉगस से डिस्कस करते हैं। एनालॉगस ऑर्गन्स वो हैं जो कि जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, बट they perform same function, different structures but same function, तो उन्हें हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। जैसे कि विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड। बर्ड का जो विंग है उसमें प्रॉपर एक बोनी स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर फेदर्स प्रेजेंट हैं और वो भी उड़ने में मदद कर रहा है, जबकि इंसेक्ट का जो विंग है वो बहुत ही पतली सी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है, पर वो भी उड़ने में मदद कर रहा है। सो फंक्शन दोनों ऑर्गन्स का सेम है, बट देयर स्ट्रक्चर इज एंटायरली डिफरेंट। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके ऑर्गन स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग है, तो हम बर्ड्स को और इंसेक्ट्स को उनके एनालॉगस ऑर्गन्स की वजह से हम अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस करते हैं, बिकॉज द स्ट्रक्चर इज नॉट सेम। नाउ नेक्स्ट इज होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स वो हैं जो एक जैसे हैं, स्ट्रक्चर सेम है, बट दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। सो दे हैव सेम स्ट्रक्चर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जो ह्यूमन आर्म है और जो क्वाड्रूपेड्स हैं, जो चार पैरों वाले जानवर हैं, उनका जो लिम्ब स्ट्रक्चर है और बर्ड्स का जो विंग है, अगर इन तीनों ऑर्गन्स को कंपेयर किया जाए तो इनका जो इंटरनल बोनी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक जैसा है। सो यहाँ पर भी जो बोनी स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि इन सारे ऑर्गेनिजम्स की जो एवोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं कॉमन कोई एंसेस्टर है, वहां से ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन्स जो हैं ये हमें हेल्प करते हैं बताने के लिए कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आपस में रिलेटेड हैं। सो दोज ऑर्गेनिजम्स जिनके ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर सेम है, दैट मीन्स वो कॉमन एंसेस्टर है, उनका कॉमन एंसेस्ट्री है, और वहां से वो सारे जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेवलप हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, रेप्टाइल्स आर थॉट टू बी, जो डायनासोर्स थे वो रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुए हैं, और रेप्टाइल से ही बर्ड्स और आगे जो मैमल्स इवॉल्व हुए हैं। तो रेप्टाइल्स आर सपोज टू बी, दे आर थॉट टू बी द कॉमन एंसेस्टर्स, और वहां से ये जो अलग अलग लाइन्स हैं, जो एम्फीबियंस हैं, जो बर्ड्स हैं या जो मैमल्स हैं और जो रेप्टाइल्स हैं, ये सारे एक कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुए हैं। और इसका एक जो एविडेंस हमें मिलता है वो है आर्कियोप्टेरिक्स।
आर्क्योप्टेरिक्स एक फॉसिल है जिसका कुछ स्ट्रक्चर जो है वो रेप्टाइल से मिलता है और कुछ स्ट्रक्चर जो है इट हैड फेदर्स जस्ट लाइक बर्ड्स। सो दैट मीन्स इस तरह के कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रीवियस जो जनरेशन है उनमें प्रेजेंट होंगे, जो पुराने समय में प्रेजेंट होंगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनसे ये डिफरेंट तरह के जो ऑर्गेनिजम्स है वो वेरिएशन की वजह से इवॉल्व हो गए। तो ये है एनालॉगस एंड होमोलॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन का एक और एग्जांपल है विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बर्ड। बैट और बर्ड के अगर हम विंग्स को कंपेयर करें तो बैट के जो विंग्स हैं वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जो बोनी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर स्किन जो है वो अटैच हुई होती है, जबकि जो बर्ड्स हैं उनमें बोनी स्ट्रक्चर के ऊपर फेदर्स प्रेजेंट हैं। सो देयर इंटरनल स्ट्रक्चर इज टोटली डिफरेंट पर वो फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो भी एनालॉगस ऑर्गन्स की कैटेगरी में आते हैं। और बर्ड्स और बैट्स को हम अलग अलग क्लासिफिकेशन में भी हम अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं। तो ये है होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स जो हमें ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज के बारे में बताते हैं और ये हेल्प करते हैं ये जानने के लिए कि कौन से ऑर्गेनिजम्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। नाउ नेक्स्ट एविडेंस जो है विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस, हमें प्रीवियस जो ऑर्गेनिजम्स है, जो एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स है उनके बारे में जो पता चलता है दैट इज फॉसिल्स। आपने सुना होगा फॉसिल्स के बारे में। सो फॉसिल क्या होते हैं? दे आर द डेड रिमेन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिजम्स। फॉसिल्स जो हैं रिमेन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिजम्स, जो पुराने समय में ऑर्गेनिजम्स मर गए हैं, कुछ कारणों की वजह से उनके कोई ऑर्गन्स या उनके कोई बॉडी एज अ होल वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, वो डीकम्पोज नहीं हुई है और वो हमें उसी फॉर्म में उनके या तो बोन्स हमें मिल जाते हैं या उनका जो बॉडी है वो दो रॉक्स के बीच में कंप्रेस हो गई है और वहाँ पे कोई जो बैक्टीरिया उनको डीकम्पोज नहीं कर पाया, तो हमें उसी फॉर्म में रॉक्स के बीच में ये ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं। तो ऐसे कोई भी रिमेन्स जो है ऑर्गेनिजम्स के, उनसे हम जो एवोल्यूशन है या पहले कैसे ऑर्गेनिजम्स रहते थे उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। सो ऐसे ही हमने डायनासोर्स के बारे में जाना है, उनका क्या साइज था, कितने तरह की कैसी वैरायटी थी। इसी तरह से जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, वहाँ पे इंडिया में भी बहुत सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, बाकी दूसरी कंट्रीज में भी हैं, तो वहाँ पे लगातार जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं वो डिगिंग करते हैं और डिगिंग करके वो वहाँ से कोई भी उनको एविडेंसेस मिलते हैं, कोई सामान मिलता है, कोई पेंटिंग्स मिलती हैं, जैसे केव्स जो हैं, केव्स में उन्हें अलग अलग तरह की जो चीज़ें मिलती हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि पुराने जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी वो किस तरीके से रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ों को, इन सारे एविडेंसेस को इकट्ठा करके फिर उसके बाद ये स्टडी तैयार की जाती है कि ऑर्गेनिजम्स पहले कैसे रहते थे, अब कैसे रहते हैं और कैसे ये एवोल्यूशन हुई है। सो एवोल्यूशन में फॉसिल्स जो हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉसिल्स में सबसे पहले डेटिंग ऑफ फॉसिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप शायद न्यूज़पेपर में भी कई बार पढ़ते होंगे, आता है कि ये फॉसिल मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को और ये इतना पुराना है, इतने मिलियन ईयर्स पुराना है या इतने साल पुराना है। सो हाउ डू दे नो अबाउट द एज ऑफ द फॉसिल्स? सो डेटिंग के दो तरीके हैं। एक तो होता है कंपैरेटिव डेटिंग। कंपैरेटिव डेटिंग है या रिलेटिव डेटिंग जिसको कहते हैं। कंपैरेटिव डेटिंग में हम लेयर्स, अर्थ की लेयर्स के हिसाब से हम पता लगा लेते हैं कि ये फॉसिल कितना पुराना होगा, क्योंकि अर्थ की जो लेयर्स हैं लगातार सॉइल फॉर्मेशन होती रहती है और जो निचली लेयर्स हैं वो उतनी ही पुरानी है और जितनी अपर लेयर्स हैं वो रीसेंट हैं। तो हमें फॉसिल कितनी गहराई से मिला है, कितनी डेप्थ से मिला है, उससे हमें ये पता चल जाता है कि वो फॉसिल कितना ज्यादा पुराना है। तो एक तो ये हो गया बाय द लेयरिंग ऑफ द अर्थ। देन सेकेंड इज कार्बन डेटिंग। इसे हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। कार्बन डेटिंग जो है, सारे ऑर्गेनिजम्स कार्बन के बने हुए हैं, तो कार्बन का एक आइसोटोप है कार्बन 14। उस कार्बन 14 की परसेंटेज निकाल के उससे पता लगा लेते हैं कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने साल पुराना है या फॉसिल जो है वो कितने साल पुराना है।
तो ये जो है ये दो टेक्निक्स दैट इज कंपैरेटिव डेटिंग एंड कार्बन डेटिंग, इससे हम फॉसिल की डेट पता लगाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ फॉसिल्स। तो ये जो फॉसिल्स हम फाइंड आउट करते हैं इनके क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहले तो दे हेल्प अस इन ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। फॉसिल्स की ही मदद से हमें एवोल्यूशन के बारे में पता चलता है कि पहले किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स थे, अब कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनकी कैसे एवोल्यूशन हुई है, क्या डेवलपमेंट, क्या चेंजेस आए हैं। तो ये जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है ये हमें फॉसिल्स की मदद से पता चलती है। सो दे हेल्प इन ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। सेकेंड, they also tell us about the climatic conditions of the past। जब हम फॉसिल स्टडी करते हैं तो वो किस कंडीशन में वो फॉसिल वहाँ पे प्रिजर्व हुआ है, उस समय पे मिट्टी की क्या कंडीशन है, कौन कौन से तरह के सब्सटेंसेस वहाँ प्रेजेंट है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको स्टडी करके हमें प्रीवियस जो ईयर्स हैं उनमें किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस रही होंगी वो सारी पता चलती हैं। देन third is it also helps in measuring geological time। geological time जो है that is किस समय पे कौन सा इवेंट अर्थ पे हुआ है। हम लोग डिफरेंट तरह के पीरियड्स पढ़ते हैं। ट्रायसिक एरा है, मिसोजोइक एरा है, सीनोजोइक एरा है, उस देन स्टोन एज है, ब्रॉन्ज एज है। तो हमने जो जितनी हिस्ट्री है उसको हमने अलग अलग एजेस में बांटा हुआ है, अलग अलग एराज में बांटा हुआ है। तो किस समय पे क्या काम हुआ है ये सारा हम पास्ट में जाके नहीं देख रहे हैं, हम इन फॉसिल्स की मदद से ही देख रहे हैं कि ये इतने पुराने फॉसिल्स हैं, ब्रॉन्ज कब डेवलप हुआ होगा। तो ब्रॉन्ज जिस समय पे उन्हें मिला उस समय उन्होंने आइडेंटिफाई किया होगा कि कितना पुराना है, तो उस हिसाब से उन्होंने वो एक ब्रॉन्ज एज निकाली होगी। फिर स्टोन एज, स्टोन टूल्स कब यूज हो रहे थे, तो उस टाइम पे अर्ली स्टोन एज कौन सी है, लेटर स्टोन एज कौन सी है। तो ये सारी जो चीजें हैं जो हमें एविडेंसेस पास्ट से मिलते हैं, जो हमें फॉसिल्स पास्ट से मिलते हैं, उन्हीं से हम पता लगाते हैं कि कौन सी एज में जो पॉपुलेशंस हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पेशली ह्यूमंस जो हैं वो किस तरह के रहे होंगे, उनका क्या सोशल बिहेवियर है, वो किस तरह का जो उनका रहन सहन है कैसा है। तो ये सारा जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये फॉसिल्स की मदद से इसे ट्रेस करना इजी होता है। सो दीज आर ऑल द यूजेस ऑफ फॉसिल्स। नाउ नेक्स्ट इज एवोल्यूशन जो है इट इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि सडनली एक जीन चेंज हुआ और एक नया स्पीशीज बन गया, एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि एवोल्यूशन जो है इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। सो हर एक ऑर्गन की जो डेवलपमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। बहुत से ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल आई इज वन सच ऑर्गन जो कि बहुत ही लोअर फॉर्म से लेके हायर फॉर्म्स तक हम कह सकते हैं कि उनमें प्रेजेंट है। प्लेनेरिया से लेके दैट इज फ्लैट वर्म्स जो है, हमने फ्लैट वर्म्स प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स कहाँ पे है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स इज क्लासिफिकेशन में हमारा जो थर्ड फाइलम है, एनिमेलिया में थर्ड या फोर्थ फाइलम जो है वो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थ्स है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स से लेके इंसेक्ट्स तक, इंसेक्ट्स से लेके वर्टिब्रेटा तक ये जो ऑर्गन है ये ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। बट क्या ये एक ही जैसा है? बिल्कुल नहीं है। प्लेनेरिया में जो आई है वो सिंपली एक रूडिमेंट्री आई है। इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो कि लाइट सेंसिटिव है, वो सिर्फ लाइट को डिटेक्ट कर सकता है। देन ओवर दी जनरेशंस बाकी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आए। इंसेक्ट्स में आते आते ये जो आई है ये एक कंपाउंड आई बन जाती है। वो बिल्कुल ऐसे क्लियर इमेज तो नहीं बता सकती, बट कंपाउंड आई में जो इंसेक्ट्स हैं वो ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि देयर इज समथिंग, और वो उसका साइज, उसके जो डिस्टेंस वगैरह है उसको अंदाजा लगा सकते हैं उस चीज का। तो वो एक कंपाउंड आई है। देन वर्टिब्रेटा में आते आते एक कंप्लीट आई जो स्ट्रक्चर ह्यूमंस में प्रेजेंट है, ये एक आई जो है वो डेवलप हो जाती है मैमल्स में आते आते। बहुत ही एडवांस्ड काइंड ऑफ ऑर्गन। तो अब ये जो डेवलपमेंट हुई है आई की, ये सिंगल जीन चेंज नहीं है, ये ओवर दी जनरेशंस बहुत सी वेरिएशन। एक जीन चेंज हुआ,
उससे कुछ एडवांटेज मिला, देन देयर इज अनदर वेरिएशन, तो वो टिश्यू थोड़ा सा और बेटर हो गया, उसमें कोई और प्रोटीन ऐड हो गया, तो इस तरह से देन लेंस डेवलप हो गया। तो ऐसे बहुत सारे जो वेरिएशंस हैं, बहुत सारे चेंजेस के बाद वो एक ऑर्गन जो है इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो जो एवोल्यूशन होती है ये स्टेजेस है, स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होता है एवोल्यूशन का। इसी तरह से समटाइम्स कोई ऑर्गन जो डेवलप होता है उसका कोई और पर्पस के साथ वो डेवलप होता है, बट धीरे धीरे लेटर एजेस में आते आते उसका काम बिल्कुल चेंज हो जाता है। और ऐसे ही एक बहुत ही पॉपुलर हम कह सकते हैं एडेप्टेशन है, वो है डेवलपमेंट ऑफ फेदर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ विंग्स इन बर्ड्स। ये जो फेदर्स हैं ये सबसे पहले जब डेवलप हुए थे दे वर ओनली फॉर इंसुलेशन, ये ठंड से बचाने के लिए, इंसुलेशन फ्रॉम कोल्ड। सो ये कोल्ड से फेदर धीरे धीरे ये कैरेक्टर इतना ज्यादा डेवलप हो गया, ये ट्रेट और वेरिएशंस आए और धीरे धीरे जो फेदर्स इनका साइज इंक्रीज होने लग गया और बर्ड्स जो हैं और ये फेदर दे गॉट अडैप्टेड फॉर फ्लाइट। इंसुलेशन से उनका जो फंक्शन है वो बिल्कुल चेंज हो गया फ्लाइट में। तो ये भी एक तरह की एवोल्यूशन है। ऑर्गन किसी और पर्पस के लिए डेवलप हुआ बट नाउ इट इज सर्विंग सम अदर पर्पस, वो किसी और काम के लिए यूज हो रहा है। और बहुत से ऐसे बर्ड्स आज भी प्रेजेंट हैं जो उड़ नहीं सकते हैं बट स्टिल फेदर्स आर प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी, तो वो इंसुलेशन के लिए प्रेजेंट है। तो इस तरह से जो ऑर्गन्स में चेंजेस आते हैं वो एवोल्यूशन जो लीड करते हैं, तो बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस से जो एवोल्यूशन है वो होती है। सिमिलरली ये तो है नेचुरल सिलेक्शन, देन आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ऐसा कोई रीसेंट एग्जांपल अगर हम देखें, ये तो बहुत पुराने एग्जांपल्स हैं, अगर कोई रीसेंट एग्जांपल देखें तो वो है वाइल्ड कैबेज। जो है वाइल्ड कैबेज से जो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ वेजिटेबल्स हमने अलग अलग एरिया के लोगों ने अलग अलग तरह की अपनी वेजिटेबल्स बना ली हैं। इसमें से एक है कोलराबी। कोलराबी जो है ये एक स्टेम है, स्वलन स्टेम। ये स्वलन स्टेम स्ट्रक्चर है जिसको देखने में बिल्कुल ये शलगम जैसी लगती है बट शलगम एक रूट है, ये एक स्टेम स्ट्रक्चर है। देन देयर इज कॉलीफ्लावर और ब्रोकली। कॉलीफ्लावर और ब्रोकली जो है ये स्टेराइल फ्लावर्स, जो फ्लावर स्ट्रक्चर्स हैं उनसे ये वेजिटेबल्स जो है वो बनी है। और ये फार्मर्स ने सिलेक्टिव ब्रीडिंग के साथ उनको किसी, जैसे हमने मेंडल में देखा था कि वो अपनी चॉइस के हिसाब से उनको क्रॉस पॉलिनेट कर सकते हैं, तो इसी तरह का कोई हाइब्रिडाइजेशन का कोई प्रोसेस उन्होंने यूज किया और इससे उन्होंने सिलेक्टिवली इन्हें ब्रीड किया। जिस तरह का वेजिटेबल चाहिए था उस हिसाब से उन्होंने उसे ब्रीड किया। नेक्स्ट देयर इज कैबेज। जब लीफ डिस्टेंस कम हो जाता है तो वो कैबेज का शेप ले लेती है, एंड रेड कैबेज। तो ये लीफी स्ट्रक्चर है, इट इज एडिबल लीफ। देन देयर इज देयर इज केल। नाउ केल जो है ये बिल्कुल पालक की तरह लगती है, तो ये प्रॉपर एक लीफी स्ट्रक्चर है। सो अगर हम इन सारी वेजिटेबल्स को देखें, हम कह ही नहीं सकते कि दे वर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम द सेम एंसेस्टर, बट ये सारी की सारी सिलेक्टिव ब्रीडिंग से, वाइल्ड कैबेज से ये सारी वैरायटीज डेवलप हुई हैं। सो दिस इज एवोल्यूशन। तो इसी तरह से जो एवोल्यूशन है इट टेक्स प्लेस। सो सिमिलरली अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करते हैं तो वी जनरली हियर दीज थिंग्स कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो चिंपैंजीज से इवॉल्व हुई है। इट इज नॉट राइट टू से दैट। एक्चुअली देयर वाज अ कॉमन एंसेस्टर, कोई कॉमन एंसेस्टर प्रेजेंट होगा और उससे ये जो डिफरेंट लाइंस जो हैं एवोल्यूशन की वो आई हैं, एंड चिंपैंजी एंड ह्यूमन बीइंग्स हैड कॉमन एंसेस्टर। तो हम उसी अलग अलग वेरिएशन से हम अलग अलग एवोल्यूशनरी लाइंस पे डेवलप हुए हैं। तो इस तरह से जो एवोल्यूशन है इट जो चेंजेस हैं दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। Now next is evolution is not equated, should not be equated with progress. Evolution हमेशा progress नहीं होती, क्योंकि कुछ केसेस में हम देखते हैं कि evolution जो है it leads to complexity of organs. Complex होते जा रहे हैं जो organs हैं, but still there are some life forms जो अपनी simple form में ही exist कर रहे हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया,
दे वर द फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स जो इस अर्थ पे आए थे, और आज तक जो वो बैक्टीरिया है अपनी सिंपल फॉर्म में, जो प्रोकैरियोट्स हैं अपनी सिंपल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड दे आर रिसाइडिंग इन वाइड वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट। बहुत गर्म कंडीशन से लेके बहुत ठंडी कंडीशंस तक ये हर तरह की जो एनवायरनमेंट है वहां पे सरवाइव कर रहे हैं। सिमिलर इज द एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस। वायरसेस जो है ये बहुत लेटेस्ट स्टेज में जाके डेवलप हुए हैं, बट उनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, रादर दे हैव बिकम वेरी सिंपल। जो एक नॉर्मल हम कह सकते हैं कि एक नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर था, उसके अंदर न्यूक्लियस था, देन डीएनए, यूकैरियोट एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट थी, बट उससे समहाउ वो स्ट्रक्चर इतना ज्यादा सिंपल हो गया दैट देयर वाज ओनली अ प्रोटीन कवरिंग, और इस प्रोटीन कवरिंग के अंदर देयर इज जस्ट अ सिंगल जेनेटिक मटेरियल। ये है एक वायरस का स्ट्रक्चर। सो ये भी एक तरह की एवोल्यूशन है। द स्ट्रक्चर्स में बिकम सिंपल और द ऑर्गन्स में बिकम कॉम्प्लेक्स। तो एवोल्यूशन किसी भी डायरेक्शन में जो है वो काम कर सकती है। अब जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, वी आर एक्चुअली स्टडिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गन्स, और रिलेशनशिप स्टडी करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि ऑर्गेनिजम्स का डीएनए स्टडी किया जाए। आजकल डीएनए पे बहुत बात होती है। अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है तो हम उसके डीएनए से उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा इसका ये डीएनए है तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो डीएनए की स्टडी टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। So this is also another way of understanding evolution. So this is all about the chapter. I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।